ये साझेदारी है पुरानी, नई है भारत और जापान की प्राथमिकता की कहानी। ये दोस्ती है गहरी, दुनिया की नजर इस दौरे पर आकर है ठहरी। और जैसे कि जापानी कहावत में कहते हैं कि अगर आप 7 बार गिरते हैं तो आप 8वीं बार उठने का मादा रखते हैं। इसका अर्थ है कि असफलता के बावजूद आप हार नहीं मानते। और भारत और जापान इसी सोच को लगातार परिभाषित करते आ रहे हैं। और यह परिभाषा कैसे, जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस बड़े मंच की बात करते हैं, हम बात करते हैं क्वाड की, हम बात करते हैं इस दौरे में असीम संभावनाओं के विकल्प की, उस लिहाज से इस 2 घंटे की स्पेशल ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना, हम आपको लिए चलेंगे। नमस्ते टोक्यो। आज भारत जापान संबंधों पर बात हो रही है क्योंकि 2 देश एक दृष्टि के बारे में बात हो रही है और ये जो संबंध है वो कैसे साझेदारी से समृद्धि तक पहुंचे, इस पर भी बात हो रही है क्योंकि भारत जापान के संबंध बेहद ही ऐतिहासिक, रणनीतिक, कूटनीतिक लिहाज से प्रगाढ़ रहे हैं, मजबूत रहे हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा शुरू हो चुकी है, पहुंच चुके हैं वो टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां उनका हुआ है भव्य स्वागत। गर्मजोशी के साथ भारतीय प्रवासियों ने उनका अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री ने सभी के अभिनंदन को स्वीकार किया। ऐसे में अब देखना होगा कि आज का दिन कितना व्यस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रहने वाला है, क्योंकि अपने समकक्ष के साथ वो करने वाले हैं मुलाकात और भारत जापान के संबंधों को कैसे एक नया आयाम मिलने वाला है और ये रिश्ते जितने गहरे हैं उसको किस तरीके से नई परिभाषा मिलने वाली है। तो आइए इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करें, इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और पहले चरण में जब प्रधानमंत्री जापान पहुंच चुके हैं, ऐसे में ये उनकी जापान की 8वीं यात्रा है। हालांकि करीब 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जापान पहुंचे हैं और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। और 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये, जिसमें वो भाग लेने पहुंचे। और ये दोनों देशों के लिए क्यों जरूरी है? ये बड़े बड़े शब्द हैं, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, क्योंकि अगले चरण को आकार देगी, लेकिन इसे बड़ी आसान भाषा में हम आप तक लेकर आएंगे और कैसे इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब जब जापान पहुंचे प्रधानमंत्री, तो वहां के जो विदेश राज्य मंत्री हैं मियाजी ताकुमा, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और अब पिछले 11 वर्षों में भारत जापान साझेदारी ने निरंतर महत्वपूर्ण प्रगति की है और अब प्रयास होगा कि आर्थिक और निवेश के संबंधों को नई ऊंचाई दी जाए। अब वो नई ऊंचाई आएगी उन तमाम सनराइजिंग ग्रीन सेक्टर्स के साथ, जहां बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और ऐसी कई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें भारत का साथ चाहिए जापान को। जापान के लिए भारत उभरता हुआ बाजार है, असीम ऐसी संभावनाएं हैं जहां भारत और जापान दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े। और जब जापान दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री होटल पहुंचे, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये जापान की ही है, कहीं राजस्थान की इस वेशभूषा में पहुंचे हुए ये जापानी लोग हैं जो प्रधानमंत्री से हिंदी में बात कर रहे हैं। भावना, बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिख रहा है जहां उन्होंने कहा कि पधारो हमारे देश, राजस्थानी वेशभूषा में वो नजर आए। ये जापान के स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़े तो स्वागतम के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गायत्री मंत्र का उच्चारण भी यहाँ देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ उनका साथ दिया। इसके साथ साथ तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। वहाँ पर जो जापानी लोग हैं, अब देखिए कि वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं कितने वात्सल्य प्रेम के साथ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आतुर, और आंखों में अश्रु हैं, वो भी हर्षोल्लास है कि प्रधानमंत्री उनके बीच आए हैं। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि प्रधान सेवक के तौर पर मैं हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। और ये आप वो भाव, ये आप वो सम्मान आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ प्रधानमंत्री से अपनी मन की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री उनकी
गाल को थपथपाते हुए नजर आए। राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ नारे लगाते हुए, साथ ही भारत माता की जय भी यहाँ गुंजायमान हुई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि भावनाएं झलक रही हैं वहाँ रह रहे भारतीयों की, जब उन्होंने एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पाई। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्रधानमंत्री का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सीधे तौर पर है। जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते हैं तो वहाँ रह रहे भारतीयों से असीम प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ मिलता है। और ये जापान और भारत की जब दोस्ती की बात की जाए तो इसको नया आयाम आंचल देखा जाए तो 2014 के बाद मिला, क्योंकि उनको अपना प्रिय मित्र शिंजो आबे मिला था। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि शिंजो आबे की दोस्ती के साथ प्रधानमंत्री की जो केमिस्ट्री है वो इतनी वार्म थी कि एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां एबेनॉमिक्स और मोदीनॉमिक्स ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गए, क्योंकि आर्थिक और युगांतकारी और क्रांतिकारी फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल शिंजो आबे का भी था। और हमारे जो संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, अजय मिश्र, वहां पर जो भारतीय लोग हैं उनके साथ भी उन्होंने बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है, और क्या कुछ उनको लगा, आप बताएं, क्या कुछ माहौल नजर आया? बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से वो विकास कर रहे हैं और 15 समिट कर रहे हैं इंडिया और जापान का। यहाँ से लोगों को 5 लाख लोगों को जो ट्रांसफर करेंगे और जो इंडिया तरक्की पे जा रहा है उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। I love you, Modi. You are the best PM of the whole world. We love you. मुझे लगा कि एक तरह से ऑपरेशन संदूर की भी एक गूंज सुनाई दी है यहाँ पे। एक बार थोड़ा सा बताएं, आपकी मुलाकात हो पाए? मैं पहली बार मोदी जी से मिली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी मोदी जी से मिलने के लिए। एक जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ भी जाते हैं हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चर है, हमने उनसे बात की। हमने जापान में शिव जयंती पहली बार की और उन्होंने हमें बताया कि हमें गणेश मूर्ति की स्थापना भी शिव जयंती में करनी चाहिए और गणेश मंडल के अंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति भी रखनी चाहिए। मतलब वो कितनी सोच रखते हैं, और जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की उनकी कामना है, हम सब उनके सैनिक हैं। जिस तरह से मोदी जी ने आज यहाँ जापान वो आए और तुरंत हम भारतीय समुदाय से वो जो मिलने आए, उनका जो उत्साह और हमारे प्रति प्रेम, और भारतीयवासियों ने भी जो आज उन्हें प्रेम दिखाया है, उस प्रति हम आज एकदम गदगद हो गए हैं। हिंदी कहाँ से सीखी आपने? हिंदी फिल्म से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और राजस्थानी कनेक्शन क्या है आपका? राजस्थानी कनेक्शन क्या, तो बेसिकली मैं डांस और गाना सीख रही हूँ 13 साल से। राजस्थान जापान आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आपने किस तरह से स्वागत किया, एक बार हमें बताइए। हाँ, तो हम हिंदी भाषा में स्वागत किया है और अंत में, आखिर में हम राजस्थानी भाषा में स्वागत किया है। एक बार हमें बोल के दिखा सकते हैं? पूरा नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर राजस्थानी में पधारो हमारे देश। तो देखिए, न सिर्फ हिंदी बल्कि स्थानीय जो भाषा है उसको भी जापान के लोग किस तरह से अपना रहे हैं, वो एक अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है दोनों ही संस्कृतियों का। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके कार्यक्रम को देखा, कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा? अनुभव कुछ बात से, भाषा से नहीं बता सकते हैं कि मैं तो 30 साल से तबला बजाता हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से आज तक तबला रियाज अपना अभ्यास करते हैं, प्रोग्राम भी देते हैं। लेकिन मेरे लिए 30 साल में सबसे अच्छे दिन आज आ गए हैं, और मेरे ही नहीं है, ये बाकी सभी मेंबर के लिए सबसे अच्छे दिन आ गए हैं। क्योंकि मोदी जी तो अभी इंडिया का लीडर ही नहीं है, पूरे दुनिया का लीडर है। तो दुनिया के सबसे उच्च स्तर पर आप वो कोई प्रधानमंत्री के सामने हम लोग वो आज बजाने की मौका मिले हैं, इतना खुशी तो आज तक नहीं मिले और कभी नहीं मिले जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की बात को भारत के बाहर भारतवंशियों के बीच रखने का काम करते हैं, भारतीय समुदाय भी उन्हें पा करके अद्भुत रूप से आह्लादित है। और ऐसा लग रहा है कि जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो जापान ही नहीं पूरी दुनिया में और विस्तार पाने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। तो आंचल, कहीं ना कहीं देखा जाए कि भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से अभिभूत यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये उद्घोष और ये हर्षोल्लास, ये वात्सल्य, ये प्रेम दिखाता है कि वो
जापान की धरती पर प्रधानमंत्री को देखकर कितने खुश है। लेकिन आज के जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बताएंगे और फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस दौरे का आज का दिन क्यों इतना अहम है। तो 15वां जो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। और 8वीं जापान यात्रा जरूर है, लेकिन 7 सालों बाद करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जापान पहुंच रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होने वाली है और पहली इस तरीके की मुलाकात औपचारिक होने वाली है। भारत जापान संबंधों को यहाँ नई ऊंचाई, नए आयाम मिलने वाले हैं इन दोनों की दोस्ती को देखते हुए। साथ ही साथ कई नई योजनाओं की यहाँ शुरुआत होते हुए दिखने वाली है, क्योंकि कई सेक्टर्स पर पहले ही काम चल रहा है और कई उभरते सेक्टर्स हैं जिस पर दोनों देश इस समय एक दूसरे को निगाहों से देख रहे हैं, उसी सकारात्मकता से देख रहे हैं। साथ ही अगर आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो बिजनेस लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। निवेश, कारोबार पर यहां बात होने वाली है। साथ ही साथ तकनीक के क्षेत्र में किस तरीके से सहयोग को और विस्तार मिल सकता है, इस पर भी व्यापक चर्चा होगी। इसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तकनीक की बात की जाए, जापान हमेशा से भारत का सहायक रहा है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का प्रधानमंत्री यहां नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं और जापान के कुछ गवर्नर से भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये मुलाकात। आज का कार्यक्रम है और हमारे साथ इस पूरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। कई बार इस मंच से अपने विचार साझा कर चुकी हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, जेएनयू से। प्रोफेसर अंशु, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में आपका। पहला सवाल यही है, 2025 से एक बार 2007 की तरफ चलते हैं, जहाँ शिंजो आबे साहब, जिन्होंने अगर मैं बात करूँ तो भारतीय संसद में बहुत ही बेहतरीन अपना एक संबोधन दिया, जिसकी अगर मैं विषय की चर्चा करूँ तो था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज। और यहाँ पर भारत और जापान के पुनर्जागरण की बात की गई थी। 2007-2025 कैसे आंकती हैं, और खास तौर पर तब कि साझेदार पुराने हैं पर प्राथमिकताएं अब नई और नवीन। आंचल, शो पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको 2007 से भी थोड़ा पहले ले चलूँगी। तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज का जो ये एक हिस्टोरिक भाषण था, जिसे तब के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हमारे यहाँ पर आकर के दिया था, उसे आज भी याद किया जाता है। इसके पहले की भी हम एक लंबी सुदीर्घ यात्रा को देखें तो 1952 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देशों के बीच स्थापित होने के बाद 2000 में पहले एक ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित हुई। 2006 में हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एलिवेट करते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर हम ले गए, उसमें परिणत किया। फिर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान की यात्रा की, तो हमने दोनों देशों के बीच में इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को विस्तार देते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने स्थापित की। और वो अब मैं आपको 2007 से 25 की ओर लेकर के आऊंगी। तो वो आज 2025 में जिस तरह की भू राजनीतिक परिस्थितियों में, चुनौतियों में हम घिरे हुए हैं, अब वो हमें पार्टनरशिप दिखाई पड़ती है। तो आप चाहे एनर्जी का क्षेत्र देखें, हमारा जो भारत का मेट्रो प्रोजेक्ट है उसमें जापान के सहयोग को देखें, बायलैटरल ट्रेड की ओर देखें, सांस्कृतिक संबंधों की ओर देखें, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत किया गया है जापान में, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हमें जापानी विद्यार्थी और यहाँ के लोग नजर आए। तो ये एक शिची फुकीजेन जो है, ये कंसेप्ट है जापान का ऑफ 7 लकी गॉड्स, जो हमारी भारतीय परंपरा से ही लिया गया एक कंसेप्ट है। दोनों अलाइंड है, तो सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं आंचल, और इसीलिए इतने वर्षों की सुदीर्घ बहुत अच्छी पार्टनरशिप की सहयोगी देशों की भूमिका में दोनों देश रहे हैं। और ये 2025 में जिस प्रकार की हमारे सामने परिस्थितियां हैं, चाहे वैश्विक स्तर पर देखें, हम अपने क्षेत्रीय स्तर पर देखें, या फिर दोनों देशों के बीच में इनको लेकर के आ जाएं, आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगी किस तरह से बीते वर्षों में दोनों ही देशों ने बायलैटरली और मल्टीलैटरली अलग अलग वैश्विक लक्ष्यों को और द्विपक्षीय लक्ष्यों को साकार करने के लिए मजबूती से काम किया है। बिल्कुल, तो दोनों ही देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध ऐसे भी देखे जा सकते हैं कि बुद्ध का प्रचार प्रसार यही भारत से शुरू हुआ और जापान तो इसको अपनी धार्मिक राजधानी भी मानता है, अपनी धार्मिक देश भी मानता है। ऐसे में अंशु जी, मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मीलों दूर गए हैं और ये साझेदारियां भी अब मीलों दूर जाने की आशा ये जताई जा रही है दोनों देशों के रास्तों के बीच। अब जब भारत और टोक्यो के बीच जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, दोनों ही देश एक दूसरे में क्या अपार संभावनाएं यहाँ देखते हुए नजर आ रहे हैं?
दोनों ही देशों को यदि हम देखें तो पूरक सहयोगी के रूप में नजर आते हैं, और इसीलिए भारत और जापान को जब हम देखते हैं तो हमें एक डिप्लोमेटिक दृष्टि से विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए नजर आती है। जापान के पास यदि टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास मार्केट है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो हम देखें कि यदि दोनों देशों के, अब मैं उदाहरण दूं कि हम ट्रेड रिलेशंस को देखें तो अभी 22.85 बिलियन का यूएसडी का जो ट्रेड है वो रिकॉर्ड हुआ 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें लेकिन एक ट्रेड डेफिसिट हम ये देखते हैं कि जो भारत सामान मंगा रहा है जापान से वो काफी ज्यादा उसका आंकड़ा है बनिस्बत की भारत जो सामान भेज रहा है जापान को। और जिस तरह के ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ के पश्चात हम 40 देशों को आउटरीच कर रहे हैं अपना मार्केट विस्तार करने के लिए सहयोगी देशों के रूप में, उसमें जापान एक है। और वो क्यों है? हमारी जापान के साथ 2011 से जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है जो लागू हो चुका है, सेपा। तो इसके माध्यम से क्या है कि 94% से भी ज्यादा जो आइटम्स दोनों देशों के बीच में ट्रेड किए जाते हैं, आयात निर्यात दोनों, उस पे लगभग शून्य टैरिफ का एक विधान है इस सेपा के माध्यम से। तो एक अपार संभावना भारत के लिए मुझे यहां दिखाई पड़ती है कि हम कैसे जापान में किन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण संभावना है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, चिप इंडस्ट्री के क्षेत्र में। इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक घोषणा की कि 5 जो सेमीकॉन इंडस्ट्री की यूनिट्स की उन्होंने घोषणा की, उन्हें स्थापित किया गया है। तो ये जो जापान में जो इलेक्ट्रॉन चिप लिमिटेड कंपनी है, इसका दौरा भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ तकनीक है, यहाँ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जापान के पास कैपेबिलिटी है, भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ा बाजार है और आगे का सहयोग है। तो यहाँ पर भी एक बड़ी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। सुरक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है आंचल जो बहुत महत्वपूर्ण है। और बीते सालों में हमने देखा कि कैसे पहले तो जापान यूएस के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में अपने आप को काउंट करता था, लेकिन पीछे के 2 सालों में हमने देखा कितना बड़ा बदलाव जापान की नीति में आया है जब जापान ने रीमिलिटराइजेशन की घोषणा की है। अब वो अपने टोटल बजट का 2% अपनी रक्षा से संबंधित बजट को उसने अलोकेट किया है। तो यहां पर भी एक बड़ा सहयोग मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सुरक्षा, ट्रेड और तकनीक, ये मुझे 3 प्रायोरिटाइज्ड एरिया दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा सांस्कृतिक संबंधों को, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं, जैसे जापानीज लैंग्वेज को अपने यहाँ विस्तार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। उसी तरह भारत का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको 18,000 करोड़ रुपए का जो एक अनुदान और एड है वो जापान के द्वारा प्रदान किया गया। बुलेट ट्रेन की बात 2017 में की गई और खास तौर पर हम सिस्टर सिटीज मानते हैं क्योटो और वाराणसी को, क्योंकि आपने तकनीक की बात की। जरा इलेक्ट्रॉनिक्स पर आते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरा जन्म 1985 की पैदाइश है, उस वक्त लिया हुआ जापानी टीवी वो आज तक मेरे घर में है। यानी आप उसकी उस टिकाऊता से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ दोनों देशों की दोस्ती भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, खास तौर पे जब हम बात करते हैं बिजनेस टू बिजनेस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों देशों को आप किस लेवल पर देखती हैं? ये एक बहुत आपने महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ दिया है। और ये आज के समय में भारत और जापान दोनों के लिए मुझे लगता है कि एक प्रायोरिटाइज्ड ऑब्जेक्टिव है और होना भी चाहिए। तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र को देखते हैं उसमें निश्चित तौर पर जापान की जो टेक्निक है, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखते हैं तो जापान को एक अग्रणी देश के, प्रणेता देश के रूप में जाना जाता है। आपने उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया, जब हम भी बच्चे थे तो जापान की टेक्नोलॉजी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था कि बहुत टिकाऊ टेक्नोलॉजी जापान की होती है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को यदि आप ले लें तो अब यदि हम इसकी दिशा में देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत अभी जो वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हमें दिखाई पड़ रही हैं, उसको देखते हुए अपने बाजार का विस्तार करने के लिए निकला है और कई देशों को आउटरीच कर रहा है, जिनमें से एक जापान भी है। तो एक इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट टू प्राइवेट, तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप किस तरह से की जा सकती है, इसको लेकर के कुछ एमओयूज भारत और जापान के बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूं आंचल जी, तो वो पहले भी हो चुके हैं और दोनों ही देश इसको लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर भी, और जैसे मैंने आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का उदाहरण दिया, ये एक ऐसा, इसमें भी एक मैं पिन पॉइंटेड क्षेत्र कहूंगी कि जिसमें दोनों ही देश, हमें लगता है कि आज बायलैटरल टॉक के बाद कुछ महत्वपूर्ण घोषणा
सुनाई ये पड़ तो सकती है। अंशु जी, प्रधानमंत्री चिप इंडस्ट्री के बारे में तो कई मल्टीलैटरल फोरम से बोल चुके हैं कि हमें कई देशों से आगे जाना है और इसीलिए क्योंकि चिप इंडस्ट्री में आने वाले समय में असीम संभावनाएं हैं। जब हम जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे उसकी इंडस्ट्री को और विस्तार किया जाए। क्यों भावना? बिल्कुल सही बात आंचल। ऐसे में नए क्षेत्रों में सहयोग तलाशने की भी यहाँ कोशिश जारी है, जिसमें अंशु जी एक क्षेत्र है वो है क्लीन एनर्जी का, स्वच्छ ऊर्जा का। इसमें भी कहीं ना कहीं दोनों की साझेदारी होती हुई नजर इसलिए आने वाली है क्योंकि पेरिस समझौते के दोनों ही लक्ष्यों को वो मानते हैं। ऐसे में दोनों ने अपने लक्ष्य तय कर रखे हैं कि जीरो कार्बन एमिशन कब तक हम दोनों को तय करना है। ऐसे में हमने ये भी देखा कि इसी अगस्त को दोनों ही देशों के बीच मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होती है। स्वच्छ ऊर्जा को लेकर दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा, जैसे कि मैंने कहा, भारत और जापान के बीच में जितने भी सहयोग के क्षेत्र हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसी में फिर हम इसमें जो क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट से जुड़े हुए गोल्स हैं, जो दोनों ही देशों ने पेरिस अग्रीमेंट में, COP में प्रॉमिस कर रखे हैं, ले रखे हैं, और अलग अलग जो दूसरे बहुपक्षीय मंच हैं, चाहे क्वाड का मंच हो, G20 का मंच हो, आसियान का मंच हो, इन तमाम बहुपक्षीय मंचों पर भी दोनों ही देशों ने अलग अलग लक्ष्यों को ले रखा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से जुड़े हुए हैं, जो हरित ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, जो क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ सौर ऊर्जा की हम बात कर सकते हैं, हम बायोफ्यूल अलायंस की बात कर सकते हैं, जिसकी घोषणा G20 की अपनी प्रेसिडेंसी में भारत ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली से की थी, और इसमें जापान एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका में मुझे नजर आता है। और दूसरा हम देखें कि भारत ने अपने कई लक्ष्यों को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। तो इसमें जैसे लाइफ और जो पंचामृत, ये दो महत्वपूर्ण भारत की परियोजनाएं हैं, जिनके माध्यम से भारत ने न सिर्फ हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, भारत ने जो कार्बन एमिशन के रिडक्शन से संबंधित अपने गोल्स हैं उसको तेजी से भारत ने अचीव किया है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि भारत जापान के लिए एक टू डू थिंग्स या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ शेयर करने में अपना रोल निभा सकता है। उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जिस तरह से वो भी अपने पर्यावरण को लेकर बहुत सजग हैं, और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को हासिल करना चाहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो पुल अप योर सॉक्स, कुछ ऐसा ही अमेरिका में कहा था। और शायद यही वजह है कि भारत और जापान भी हरित ऊर्जा पर लगातार आगे बढ़ते रहे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान एक और स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, उनका भी तारुफ आपसे एक बार करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो के जरिए। सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि आपने एज डिप्लोमेट काफ़ी समय निकाला है, मैं जानना चाहूँगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जब हम स्थिरता की बात करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक ओपननेस भी हो, तो उस लिहाज से ये दोनों देश कैसे एक मजबूत मंच के तौर पर सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ टोक्यो और दिल्ली की जो दूरियां भले ही मीलों दूर रही हों, अगर हम इसे रास्तों के लिहाज से देखें, लेकिन लगातार दिल में प्यार उतना ही है, तो उसे आप इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस तरह से आगेंगे? क्योंकि भारत और जापान के जहाँ तक संबंध है वो बहुत ही, अभी जैसे बहुत ही प्रगाढ़ है, और 1952 से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है। जब हमने पीस ट्रीटी साइन की थी उनके साथ में, हमने इंडिपेंडेंटली साइन की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और जो भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, सबसे पुरानी में से है, 1905 में उसकी स्थापना हुई थी। तो जहाँ तक भारत और जापान के पारंपरिक संबंध का सवाल है, वो बहुत ही प्रगाढ़ हैं, और हम एक दूसरे के सहयोग करते आ रहे हैं। और जैसा कि अभी क्षेत्रों की बात हो रही थी, और क्वाड जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकते, एक सेमी फॉर्मल और सिस्टम है, उसमें जो है भारत और जापान दोनों ही अपनी पोजीशंस को कोऑर्डिनेट करते हैं, और दोनों ही इस बात में विश्वास रखते हैं कि सब देशों को स्वतंत्रता जो उसका जो जाने का अधिकार है, ये सबके लिए फ्री होगा, और सभी देश को उसमें हिस्सेदारी है, जो सी लेन्स हैं, और इसमें हम अपनी पोजीशन कोऑर्डिनेट करते हैं। इनफैक्ट एक मैं जरा इसमें कहना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है जापान की, SCO से पहले हो रही है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जापान और इंडिया
कि आपस में बातचीत करते हैं, जब भी कभी क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम पे जब भी बातचीत होती है तो अपनी पोजीशन कोऑर्डिनेट करते हैं। और क्योंकि अभी एससीओ की ये मीटिंग हो रही है जो कि भारत बहुत समय के बाद में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री चाइना के जो है विजिट करेंगे, बहुत समय के बाद करेंगे, तो उसमें हम अपनी पोजीशंस कोऑर्डिनेट करते हैं। और दोनों, क्योंकि भारत और जापान दोनों का ये विश्वास है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी जो कि भी प्लेयर्स हैं सबको अधिकार है। बिल्कुल सिंघल जी, आप देख रहे हैं कि रिश्तों में कैसे मजबूती और गहराई देखने को मिल रही है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से साझेदारी और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। यहाँ टोक्यो से हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय मिश्र, कोनिचिवा सबसे पहले आपको। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब टोक्यो पहुंच चुके हैं, आज के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम की क्या शुरुआत बिजनेस लीडर फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के साथ होने वाली है और क्या रहने वाला है इसका मुख्य उद्देश्य? खुदा शाही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि जो शुरुआत है वो बिजनेस लीडर जिसको कहा जा रहा है इंडो जापान इकोनॉमिक फोरम, उसको थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान प्रधानमंत्री शिवा संबोधित करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि पहला ही जो एंगेजमेंट है दोनों ही नेतृत्व का वो इकोनॉमिक मोर्चे पर यानी आर्थिक मोर्चे पर अपनी जो गतिविधियां हैं उनको और मजबूती देने के लिए ये किया जा रहा है। और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं दोनों ही नेताओं की। यहाँ पर हमें बताया गया है कि 170 से ज्यादा जो एमओयूज दोनों ही देशों के बीच में हुए हैं उनके साथ प्रधानमंत्री स्पेशल फोटोग्राफ करेंगे और भारत और जापान की जो दोस्ती है उसको बेहतर करने के लिए और धन्यवाद करेंगे यहाँ के लोगों का। आपको पता है कि 1500 से ज्यादा जापान की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, 400 से ज्यादा भारत की कंपनियां हैं जो कि जापान में यहाँ पर इस वक्त कारोबार कर रही हैं। एक्चुअली जापान को बहुत बड़ा बाजार चाहिए जो कि भारत दे सकता है। जापान को चाहिए टैलेंट जो कि भारत में युवाओं की अब भरपूर ऊर्जा और टैलेंट जो है भारत में भरा हुआ है। दूसरी तरफ भारत को चाहिए निवेश और तकनीक। तो ये जो दो कॉम्प्लीमेंटरिटीज हैं दोनों इकोनॉमीज के भीतर में, वही दोनों को करीब लेकर के आती हैं। तो आप समझिए कि 700 से ज्यादा बिजनेसमैन का जमा होना एक ऐसे फोरम पे अपने आप ही इसके सिग्निफिकेंस को दिखाता है। जैसे आप लोग चर्चा कर रहे थे कि क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें खासतौर पर रिस्पॉन्सिबल एआई की बात हो सकती है। और दोनों ही देश बुनियादी ढांचे को लेकर के बहुत ज्यादा सहयोग करते आए हैं। मुझे लगता है यहाँ से कोई बहुत बड़ा मेगा इन्वेस्टमेंट का फिगर आपको निकल करके देखने को मिल सकता है। हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया में कोट किया जा रहा है कि 10 ट्रिलियन येन का एक रोड मैप दोनों देशों के बीच निवेश का हो सकता है और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं इस पहले इवेंट की जिसको कहा जा रहा है भारत जापान इकोनॉमिक फोरम। थोड़ी देर में संबोधन शुरू होगा। प्रोफेसर, बहुत अहम बात अजय ने कही कि जिस तरह से हम एक बड़े आंकड़े की उम्मीद कर रहे हैं कि वो कैसे इस निवेश को फ्यूलअप करेगा, पुशअप करेगा, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर उन तमाम अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये निवेश का जो रिश्ता है, उस निवेश के रिश्ते में किन अलग स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि इसमें हम क्वाड की भी बात करें और जिस अभी परिप्रेक्ष्य में ये पूरा सम्मेलन हो रहा है, टैरिफ का वो वॉर जिसका एक शब्द हम लगातार इस्तेमाल करें, उस लिहाज से जापान और भारत का मिलना उन तमाम सुपर पावर्स को जो अपने आप को मानती हैं क्या संदेश देता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न आंचल इस पूरी चर्चा में जोड़ा है। जब हम भारत और जापान की ओर देखते हैं तो अब बायलैटरल से ऊपर उठ के जब हम मल्टीलैटरल रिलेशंस की ओर देखते हैं तो हम एक चीज़ को ध्यान में रखें कि भारत और जापान दोनों ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि देश हैं और ये वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी बास्केट है जो दोनों देशों को बिल्कुल साथ में अलाइंड रखती है, क्योंकि दोनों ग्लोबल साउथ के देश हैं। दोनों ने ही स्लेवरी का, कलोनियल मास्टर्स का या कलोनियलिज्म का एक लंबा समय झेला है, स्वतंत्रता प्राप्त की है। और इन दोनों ही देशों की जब हम और देखते हैं तो जब 90 के दशक में जिस तरह से ओपन इकोनॉमी का दौर आया, लिबरलाइजेशन का दौर आया, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का दौर आया, आईटी इंडस्ट्री का दौर आया, तो ये दोनों ही एशिया के वो देश हैं चीन के साथ जिन्होंने अपने सामर्थ्य को पहचाना और ये तेजी से आगे बढ़े। तो हालांकि जापान को हम हमेशा
अमेरिका के एसोसिएट के रूप में जानते हैं, जिस तरह से जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, यूएस की एक डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं, इसीलिए अभी तक अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी यूएस ने जापान को प्रोवाइड करके रखा हुआ था। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, जिस तरह से टैरिफ के जो ये तमाम घोषणाएं हैं या जो इसका जो शिकंजा है, इसको न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल साउथ के दूसरे देश भी अब झेलने को बाध्य हैं, जैसे कि ब्राजील। तो इसके पीछे जो अब कारण बताया गया, वो कारण ये था कि हम रशिया से ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दें, जो कि हम नहीं कर सकते और हम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो बहरहाल ये एक अलग चर्चा का विषय है। तो अब मैं अगर इस दृष्टि से, इस पूरे लिहाज से जो अमेरिका के माध्यम से ग्लोबल साउथ के इन देशों पर शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म है, एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म है, या तमाम आसियान जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो मजबूती से आगे ना बढ़ सके, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कारण हमें ये समझ में आता है। तो फिर वहां पर भारत और जापान हमें और सुदृढ़ सहयोगी के रूप में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये दोनों के राष्ट्रीय हितों में है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है उनको देखते हुए, कि दोनों हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ें। एक के पास बड़ा बाजार है, दूसरे के पास निवेश है। एक के पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, दूसरे के पास टेक्नोलॉजी है। तो मैंने जैसे कि शुरुआत में ही कहा कि बहुत विन विन सिचुएशन वाला सहयोग है। आपने बहुत अहम बात की, और इसमें भावना ये बहुत अहम है कि जब हम बात कर रहे हैं इन दोनों देशों को, तो आप ग्लोबल साउथ की आवाज को नकार नहीं सकते। बिल्कुल, और यही महासागर विजन भी है कहीं ना कहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने G20 में लगातार कहा कि ग्लोबल साउथ की प्रमुख अगुवाई मैं करता रहूंगा, और इसके साथ तमाम देशों को भावना वो लेकर आगे चलते आए हैं। साथ साथ यहाँ सिंघल साहब मैं आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि हम यहाँ क्वाड की भी बात कर रहे हैं और 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग को हम भूल नहीं सकते। जिस तरीके से क्वाड में हमारे पास जो देश हैं वो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे में भारत इन तीनों देशों के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग लगातार करता आ रहा है, फिर चाहे वो विदेश मंत्रियों से जुड़ा हो, रक्षा मंत्री से जुड़ा हो। ऐसे में हम चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक है वो स्वतंत्र और लचीला हो, साथ ही जो खतरे हमको यहाँ नजर आ रहे हैं ना, उसमें भी एक लेवल प्लेइंग रोल यहाँ भारत अदा करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये भी देखना है कि चीन का जापान के साथ अच्छे ट्रेड संबंध है। बिल्कुल, देखिए क्वाड का एक तो कॉन्सेप्ट जो है ना, क्वाड जो कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्वाड लगता है, कई लोग बातचीत जो करते हैं, कई बार विशेषज्ञ बात करते हैं कि क्वाड का जो पर्पस है वो चाइना के अगेंस्ट है, या मेरे ख्याल से उसका उद्देश्य, क्वाड का एक उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक में जो कंट्रीज़ का इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्टेड हैं कोलैबोरेशन में, जो चाहते हैं कि इसमें पीस रहे और सारी दुनिया, सबको लोगों को फ़ायदा हो, तो उनका एक कोलैबोरेशन है। और उसके अंदर वो केवल डिफेंस को थोड़ा लोग ज़्यादा बढ़ा करके बात करते हैं, लेकिन उसके जो इकोनॉमिक और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट का जो उसका जरिया है, जो उसका वो उद्देश्य है, उसको थोड़ा पीछे हट जाता है। तो ये मेरे विचार से किसी देश के खिलाफ नहीं है। इस क्वाड का उद्देश्य जो है कोलैबोरेशन को बढ़ाना है, और इस एरिया में कैसे हम इसको डेवलप किया जाए, उसका उद्देश्य सी लेन कैसे खुली रखी जाए, ताकि वहां जो समस्या कई बार खड़ी होती हैं उनको समस्याओं को ना सामना करना पड़े। क्योंकि इंडो पैसिफिक जो रीजन, ये जो एरिया है, इसमें जो सी लेन है वो करीब 60 to 70% वर्ल्ड का ट्रेड वहां से पास होता है। तो ये इकोनॉमिकली बहुत ही और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो क्वाड में जो भारत का जो उद्देश्य है वो यही है कि इसमें सब देश कोलैबोरेट करें और सी लेन को खुला रखा जाए, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, कि जिस तरह का ट्रेड इम्बैलेंस आ रहा है या रेस्ट्रिक्शन आ रही हैं, तो उसमें कम से कम ये तो हो कि वो लोगों, जो देश हैं, उनको अपने व्यापार करने की स्वतंत्रता रहे और उनको सुविधा रहे, ताकि वो ये जो डिसरप्शन होते हैं, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन। इसीलिए सिंघल साहब, क्योंकि बहुसंरक्षणवाद का ये इस वक्त का दौर ही नहीं है, जिस तरह से ट्रंप साहब लगातार जो बयानबाजी करते हैं, और ऐसे में क्योंकि अगर हम सामरिक महत्व को देखें प्रोफेसर अंशु, तो ब्लू इकोनॉमी हमारा कॉइंड किया हुआ कॉन्सेप्ट है। कैसे ब्लू इकोनॉमी को इस पूरे विजिट से आप आगे आते हुए देखती, क्योंकि इसमें रिपलिंग इफेक्ट्स जुड़े हुए हैं। जब हम बंदरगाहों को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, और ये रिपलिंग इफेक्ट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट्स के साथ आपकी इकोनॉमी को और मजबूत करते हैं। निश्चित तौर पर बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे अपने न सिर्फ इंडो पैसिफिक से जो जुड़े हुए देश हैं, जो हिंद महासागर से जुड़े हुए लिटोरल स्टेट्स हैं और नॉन लिटोरल स्टेट्स भी, उनके साथ हम समुद्री अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो न सिर्फ व्यापार की दृष्टि से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी
अत्यधिक महत्व रखता है और इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर होना बाकी है। जैसे कि ओशियनिक स्टडीज को लेकर, ओशियनिक एक्सप्लोरेशंस को लेकर के भी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बीते दिनों मॉरिशस की यात्रा के दौरान अपना सागर विजन को, सागर डॉक्ट्रिन को, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल को उन्होंने महासागर विजन में परिणत करके इसका अनाउंसमेंट किया था। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो लक्ष्य जोड़ा गया वो ओशियानिक स्टडीज से, ओशियानिक एक्सप्लोरेशन से, और हम इस समुद्री अर्थव्यवस्था को आपसी सहयोग से कैसे और मजबूत बना सकते हैं। तो इसमें न सिर्फ अब यदि हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो फिर इसमें इससे जुड़ा हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। हम बंदरगाहों को, शिपिंग को, पूरी व्यवस्था को कैसे और सुदृढ़ बना सकते हैं, इसके माध्यम से हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, हम नए शिपिंग रूट्स या एग्जिस्टिंग शिपिंग रूट्स को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इससे हम सप्लाई चेन को कैसे रेजिलिएंट कर सकते हैं। इंडिया जापान के बीच में एक सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर के भी फोरम बना हुआ है। अलग अलग फोरम है दोनों ही देशों के बीच में जिसको लेकर के अलग अलग प्रकार के डायलॉग्स होते रहते हैं। तो इसमें ओशियानिक स्टडीज को और एक्सप्लोरेशन को लेकर के भी एक फोरम बना हुआ है। बहुत अहम बात की प्रोफेसर अंशु कि हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक रिजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की जरूरत है और कुछ ऐसा ही कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने कल टैरिफ वॉर को लेकर कहा। इस ग्लोबल सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन ना हो और ये रिजिलिएंट बने ताकि कोई भी हिकअप्स अगर आते हैं तो जो देश इसके साथ खड़े हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्यों भावना? बिल्कुल सही कहा। इसके साथ साथ अंशु जी मैं आपसे एक और मुद्दे पर बात करना चाहूंगी, वो है विनिर्माण से जुड़ा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जापान को बाजार चाहिए और भारत में वो बाजार असीम संभावनाएं दिख रहा है। ऐसे में इसकी नसीर ये है कि अहमदाबाद में कार जो है जापान वही बना रहा है और फिर अपने देश में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। फिर ऐसे ही अनेक क्षेत्र हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देश साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और भारत इसमें असीम साझेदारी भी देखता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर, और इसमें मैं फिर अब अलग अलग जो फोरम्स और डायलॉग्स हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के दोनों ही देश काम कर रहे हैं, तो भारत और जापान के बीच एक एनर्जी डायलॉग है जो 2006 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 2019 से हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार एक मोमेंटम बना हुआ है। तो जैसे हमने चर्चा की कि जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के, सोलर अलायंस या बायोफ्यूल अलायंस को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जो लक्ष्य हैं उसको लेकर के दोनों देश काम कर रहे हैं। फिर दोनों ही देशों के बीच में 2020 में स्टील डायलॉग की शुरुआत हुई है और लगातार ये स्टील डायलॉग, स्टील इंडस्ट्री में हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग को, निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं। जापान के पास निवेश है, हमारे पास कैपेबिलिटीज है, हमारे पास जगह है, हमारे पास लोग हैं, तो इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक डिजिटल पार्टनरशिप है जो 2018 में साइन की गई दोनों देशों के बीच में। तो यूपीआई को लेकर के या जितनी तमाम डिजिटलाइजेशन से जुड़े हुए जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं यहाँ पर भी इस क्षेत्र में इसको लेकर काम हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काम हो रहा है। स्पेस कोऑपरेशन के क्षेत्र में, कोलैबोरेशन के क्षेत्र में भी आप देखें संभावनाएं हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरह से, कहां क्या, किन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के तो ये तमाम अलग अलग दोनों ही देशों के बीच में फोरम्स और डायलॉग्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। और उदाहरण हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि जो एक इलेक्ट्रॉन एंड सेमीकंडक्टर कंपनी है जापान की, उसका दौरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। वहां से कुछ मुझे लगता है सकारात्मक निकल के आएगा। और इसी तरह से जिस तरह से हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को जापान एड दे रहा है, सहायता कर रहा है, वहां पर भी संभावना है। और जिंगल साहब इस पर थोड़ी रोशनी डाले कि सेंडाई जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वहां पर जहां पर बुलेट कोचेस बनाए जाते हैं वहां पर भी जाने का कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की सिटी माना जाता है। चलो बिल्कुल। और उस लिहाज से जिस 2017 में जब हमने अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन की वो शिलान्यास किया था, आने वाले सालों में आप किन किन शहरों में इस तरह की साझेदारी की उम्मीद रखते हैं इस दौरे के बाद? देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट जापान अनाउंस करने वाला है, बहुत बड़ा नंबर जो अखबारों में आ रहा है वो करीब 68 मिलियन 68 बिलियन डॉलर बोला जा रहा है कि ओवर 10 साल के बाद, 10 साल के अंदर जापान इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, जो कि बहुत बड़ी एक फिगर है क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अभी करीब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में करीब 30 से 40 बिलियन डॉलर के करीब है। तो एक क्वांटम जंप इसमें आने वाला है। और अभी तक जो प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि करीब 1200-1400 कंपनी जापान की भारत में एस्टेब्लिश्ड हैं, हमारी भी 400-500 कंपनी जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया। अब इस जो बुलेट ट्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाइड्रो की बात हो रही है, बिकॉज क्लीन एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और जापान के लिए भी।
तो ये एक एरिया है। क्योंकि विकास अगर आप करते हैं तो माँ प्रकृति को भी आपको कुछ ना कुछ वापस देना होगा, और यही प्रधानमंत्री हर मन से बोलते हैं। जी बिल्कुल। और जहां तक ये बात हो रही है, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है जापान की वो टायर 1 सिटीज में है, तो अब जो बातचीत चल रही है मेरे विचार से वो चल रही है कि इसको हम टायर 2 टायर 3 सिटीज में कैसे लेकर के जाएं, ताकि बैलेंस डेवलपमेंट इंडिया में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। जापान उसमें हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो अभी जो डिस्कशन होगा, अब जो आज बातचीत होगी, मेरे ख्याल से उस लाइन पे चलेगी कि इस कोलैबोरेशंस को, इनको हम किस तरह से जो टायर 2 टायर 3 सिटी में हम इसको लेकर के जाएं। तो उसमें जैसा आपने अभी पूछा मेरे से कि किस तरह से ये होगा, तो जो एरिया है मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि अभी बताया गया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। जापान और भारत उसमें कोलैबोरेट करना चाहते हैं। रेयर अर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके बारे में, क्योंकि वो क्वाड में भी बात हो रही है और जब भारत जापान के बीच में भी बात हो रही है, क्योंकि भारत और जापान दोनों को इसकी रिक्वायरमेंट है और सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देशों की जो पॉलिसीज़ हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, तो उससे जो सप्लाई चेन है वो भी इम्पैक्ट हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर पावर और डिफेंस एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें भारत और जापान डिफेंस के क्षेत्र में दोनों एक साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए भी और एक्सचेंज ऑफ उसके वेपनरी जो है, शिप्स हैं, उसके बारे में हमारी साझा सैन्य अभ्यास भी चलते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ सिंघल जी, यहाँ मैं अंशु जी के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बात करी डिफेंस की, रक्षा और सुरक्षा सहयोग की, ऐसे में जो ये यूनिकॉर्न मास्क पर हमारा जो समर्थन एक दूसरे के साथ बैठा है कि कैसे नौसेना को यहाँ मजबूत करना है, क्योंकि जापान एक आइलैंड देश है, ऐसे में समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। अंशु जी, निश्चित तौर पर यदि हम अपने पूरे ओवरऑल रक्षा सहयोग को देखें दोनों देशों के बीच में, तो यहाँ पर भी एक विन विन पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में। न सिर्फ डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट के निर्माण और उसके आदान प्रदान की बात है, यहाँ पर आप देखिए साझा सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच में होते हैं, और जापान भारत की मालाबार एक्सरसाइजेज में लगातार पार्टिसिपेट करने वाला देश है, जो आप एक नौसेना की दृष्टि से बता रही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा साझेदार देश है। और इसके अलावा ट्रेनिंग जो सैन्य अभ्यास हैं और जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भारत और जापान एक दूसरे के लिए कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा आप देखिए रिसर्च से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, फैकल्टी ट्रेनिंग्स को लेकर के एक्सचेंज, ऑफिशियल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं दोनों देशों के बीच में चलाए जाते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंजेस जो सेना से जुड़े हुए हैं उनको लगातार किया जाता है। और विशेषकर जब हम समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं तो हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार, समुद्री सुरक्षा और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। और इस पूरे काम में जापान भारत के सहयोगी के रूप में हमको खड़ा हुआ नजर आता है। और निश्चित तौर पर आगे यदि हम भविष्यपरक दृष्टि से देखें तो यह बहुत सारी संभावनाएं हैं जिन पर काम किया जा सकता है। ठीक प्रोफेसर अंशु, इसमें अगर हम ये जोड़कर देखें कि जिन तमाम क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं जी, जिसमें हमेशा कई और देश अपने आप को सर्वोपरि और सर्वमान्य जाने जाते थे अगर हम वैश्विक पटल की बात करें, लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट जो जापान की तरफ भारत का है, हालांकि पुराना है, और ऐसे में ग्लोबल साउथ के देशों का एक साथ आना इन तमाम क्षेत्रों के लिहाज से, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कूटनीतिक लिहाज से कैसे आंकेंगी? और ख़ास तौर पर अगर हम इसमें देखें कि इन देशों के जो हित है वो कहीं ना कहीं बहुत साझा हैं। निश्चित तौर पर ग्लोबल साउथ क्यों इतनी तेजी से एक यूनाइटेड यूनिट के रूप में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि इनके साझा हित हैं, इनके साझा नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, और भारत इसी साझा हित की बात करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जापान की ओर देखते हैं तो एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी है। बाकी अगर हम ग्लोबल साउथ के देशों की ओर देखें तो हम सब इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता। और फिर यदि हम देखें कि ये जो पूरा एक हमारा क्षेत्र है, भू राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, जो यहाँ से जो जुड़े हुए देश नहीं हैं उनके लिए भी वैश्विक शक्ति की दृष्टि से, ग्लोबल ऑर्डर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार हिंद प्रशांत क्षेत्र में या हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका क्यों अपनी नजरें रखता है या अपनी एक प्रेजेंस बना करके रखता है? तो ये कहीं ना कहीं जब हम वैश्विक राजनीति की बात करते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, शक्ति की परिभाषा की बात करते हैं,
करते हैं, तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी जो वक्त चल रहा है ये ग्लोबल रीअलाइनमेंट का वक्त चल रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से एक इस मल्टीपोलर दुनिया में अलग अलग जो शक्ति के पोल्स हैं उनमें भी अलग अलग एक लॉबीज बनी हुई थी, लेकिन अब हमें ये स्पष्ट नजर आता है कि जिस तरह से अमेरिका अपना दबदबा फिर से वैश्विक स्तर पर कायम करने के लिए, और वो दौर गुजर चुका है। और आपने बहुत इसको अगर हमें याद हो, सुपर पावर जब हम मानते थे यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर दूसरी बार हमने कहा कि अमेरिका अपने आप को सुप्रीम पावर मानता है, लेकिन अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आपको सुनना पड़ेगा कि बाकी देश क्या कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय दुनिया देख रही है और दुनिया ये जान रही है भारत की ताकत को। सिंघल साहब, यहाँ मैं एक और बात पर आना चाहूंगी। आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर हमने देखा है कि किस तरीके से हमारा आउटरीच प्रोग्राम भी चला ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऐसे में जापान ने जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, भारत को समर्थन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उनका देश भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में क्या आतंकवाद, काउंटर टेररिज्म को लेकर भी यहाँ बड़ी बातें हो सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो आतंकवाद का मुद्दा है वो केवल भारत के लिए नहीं, सारी दुनिया में एक चिंता का विषय है, और कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक सभी देश इससे सफ़र कर रहे हैं। जापान में भी कुछ इंसिडेंट हुई हैं, लोकल हुई थी या किससे हुई ये नहीं मालूम, लेकिन वहाँ भी इंसिडेंट हुए। तो हर देश आतंकवाद से पीड़ित है, और भारत उन देशों में से है जिसको सबसे ज़्यादा इसका त्रासदी से मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो आसपास के देश हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे थे, उन्होंने अपने स्टेट पॉलिसी की तरह से इसको यूज़ कर रहे थे। और भारत ने जब पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद, जैसा आपने सही कहा कि जापान ने बिल्कुल उसकी निंदा की और उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं। तो इसके बाद में हमें इसमें जो है एक्चुअली अभी सुनने में आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी की बातचीत होगी तो उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी एक एरिया है जिसके बारे में उसको कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाएगा। तो ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है बड़ी काफी एरिया में कवर करेगी। ये बहुत चीजें हैं जिसमें आतंकवाद भी एक बहुत अहम हिस्सा होगा, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि इंडियन ओशन में जो है आतंकवाद, क्योंकि जो सी लेन्स हैं वो बहुत सफ़र करती हैं, और भारत जो है फर्स्ट रेस्पोंडर है उसमें। एक तरीके से भारत ने पूरी जिम्मेवारी उठा रखी है। जहां भी कोई इस तरह की टेररिज्म की कोई जो इंसिडेंट होती है कि जो किसी शिप को किसी ने कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया, तो भारतीय नौसेना सबसे पहले जाकर के उनको छुड़ाती है, जिसमें यूरोपियन देश भी के शिप भी थे जिसको भारत ने उनको मदद की और उसको छुड़वाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा बातचीत करने के लिए। क्योंकि हम तमाम अलग अलग क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में बहुत से ऐसे जापानी छात्र हैं जो भारत पढ़ने आते हैं, ऐसे बहुत से भारतीय छात्र हैं जो जापान पढ़ने जाते हैं। नेडैक की बात करें तो वहाँ पर अपना ट्रेनिंग, टेक्निकल विस्तारीकरण की बात कर रहा है। ये जो रिश्ता रहेगा भारत और जापान का, खास तौर पे शैक्षिक लिहाज से, ये कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? और वो भी तब जब हम वहाँ पर योग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रशिक्षण जापान में दिया जाता है, इस तरह के प्रशिक्षण से हम यहाँ के अपने जो युवा हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास है और यही उसकी ताकत है, हम प्रशिक्षित कर पाएँ। देखिए, ये एक बहुत ही प्रायोरिटाइज्ड लक्ष्य है दोनों ही देशों के बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत बनाने के लिए। बीते सालों में जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री किशिदा ने भारत की यात्राएं की, तो इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र पर तो एक फोकस था ही। कोविड के बाद हम कैसे उभरें, पहली उनकी यात्रा में ये फोकस था, लेकिन फिर उनका फोकस जो था वो किस तरह से जापानीज भाषा को, या जो जापानीज छात्र हैं जो यहाँ अलग अलग विषयों की पढ़ाई करने के लिए भारत आते हैं, एंड वाइस वर्सा, इसको किस तरह से, इस पूरे एक मैकेनिज्म को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इस पर एक फोकस रहा है। और इसको लेकर के भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, कुछ ऐसे छात्रवृत्ति से संबंधित और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स चलाने से संबंधित ऐसे निर्णय लेकर के इस पर भारत सरकार काम कर रही है। और ये बीते 2-3 सालों से ये एक मोमेंटम बना है, क्योंकि एक अच्छी खासी मात्रा में हम देखते हैं कि जो जापानीज छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ अलग अलग विषयों की पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन जापानी भाषा को भारत में बढ़ावा मिले, ये जापानीज सरकार का एक फोकस्ड लक्ष्य है और इसको लेकर के काम किया जा रहा है। एंड वाइस वर्सा, किस प्रकार से हिंदी भाषा को जापान में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के वहाँ की सरकार काम कर रही है। तो छात्रवृत्तियों के माध्यम से, स्टूडेंट एक्सचेंजेस के माध्यम से, फैकल्टी एक्सचेंजेस के माध्यम से, और यहाँ के जो अलग अलग सांस्कृतिक केंद्र हैं दोनों ही देशों के, जैसे हमारा ICSSR है, ICCR है, इस तरह की जो हमारी काउंसिल्स हैं, या जापान की जो इस तरह की काउंसिल्स हैं, उनके माध्यम से लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है।
बिल्कुल, तो शैक्षणिक क्षेत्र में भी जिस तरीके से दोनों देशों की साझेदारी साफ तौर पर यहाँ दिख रही है, लेकिन सिंघल साहब, आपने कुछ देर पहले एक और क्षेत्र का जिक्र किया था, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु सुरक्षा पर भी दोनों देश सजग हैं, संवेदनशील हैं, और ऐसे में हमने देखा है कि 2016 से जो साझेदारी शुरू हुई थी समझौते के बाद, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जापान भारत को मदद करता हुआ आ रहा है रिएक्टर्स देने में। ऐसे में जापान वो देश है जो नॉन एनपीटी सिग्नेटरी को ऐसे में मदद कर रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी साझेदारी की बात की जाए तो कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। न्यूक्लियर एनर्जी जो कॉर्पोरेशन है 2016 में साइन हुआ था, और उसमें थोड़े प्रोग्रेस में टाइम लगा था, क्योंकि उसमें जो है लॉ को पास करना था, जो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जापान जो है नॉन एनपीटी कंट्री है। Namaskar. Today, I am truly delighted to welcome His Excellency Prime Minister Modi to Japan and to co-host the Japan-India Economic Forum. Japan and India are strategic partners, sharing universal values such as freedom, democracy, and the rule of law. And over many years, we have nurtured a friendship built on trust. Japan's advanced technology and India's outstanding talent and vast market complement each other, leading to a dramatic expansion of our economic ties. Many Japanese companies are playing a key role in Make in India, and our cooperation is extending across the Pacific and Indian Ocean, Africa, and even into Europe. Today, the signing of numerous cooperation documents between our companies demonstrates Japan's firm commitment to further investment in India and strengthening collaboration, and it is clear evidence that we are steadily building a robust supply chain centered on our two nations. It is a great honor for me to stand here together with His Excellency Prime Minister Modi at such a moment. I wish to see our bilateral cooperation develop even further into the future. To achieve this, I will outline 3 key initiatives. First, the promotion of people-to-people exchanges, that is the foundation. 6 years ago, I have visited Varanasi, a city that symbolizes Indian culture. The people I met there were hardworking and filled with strong hopes for the future. And I was overwhelmed by India's energy for growth. In my home prefecture of Tottori, together with Shimane Prefecture, the Sun in India Association has been working with local governments, industries, and the Chamber of Commerce in Kerala, acting as a bridge for human networks between our countries and bringing new vitality to regional revitalization. I believe that the expansion of such people-to-people exchanges will be the key to enriching the future of both of our nations. Second, the fusion of technology and market. Under Prime Minister Modi's policy of building a self-reliant Indian economy, Japanese technology has steadily built a record of achievement in sectors that underpin economic foundations. For example, Japan and India share the goal of seeing the Japanese Shinkansen train run across Indian soil, and many companies are working together on the construction of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail. Sumitomo Realty and Development is cooperating with the state of government in Mumbai on a station area development project. In the automobile sector, a field in which Japan excels, Maruti Suzuki, which entered India 40 years ago, now commands an overwhelming market share. Suzuki and Toyota are both undertaking major new investments in India. New initiatives are underway. One of them is the development of vehicles compatible with biofuels, crucial for decarbonization.
The introduction of biofuel vehicles will generate significant demand for biofuels and contributing to the development of rural India. There's also a move toward the global market. Suzuki and Isuzu Motors has been developing products in India, and they are delivering 300,000 vehicles. This powerfully embodies the vision of making India for the world. Finally, cooperation in critical technology sectors such as semiconductors. Under Prime Minister Modi's leadership in semiconductors, efforts are underway to develop India into a future hub for semiconductor manufacturing and design. Tokyo Electron, Renesas, and Fujifilm, such companies are actively supporting this initiative by investing locally. In the battery sector, just last month, a delegation of over 30 Japanese companies visited India, and a total of 70 companies from both sides engaged in business matching. Discussions toward collaborations are already active, and we look forward to further progress. In addition, in the fields such as AI, space, and clean energy, India-Japan relations are making great strides by leveraging India's growing market. In an increasingly uncertain global economy, building resilient supply chains with reliable partners and ensuring economic security are essential for further economic development. Discussions on concrete cooperation are already underway in our industries, and yesterday, JETRO, together with the industries of both countries, announced a joint action plan. I sincerely hope that such initiatives will be advanced between India and Japan, bound together by unwavering friendship and trust. As I mentioned, there lies great potential for progress between our countries. Needless to say, the driving force to turn this potential into reality is all of you in the business community. Alongside the government of India, the government of Japan will firmly support these steps forward. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you very much, Prime Minister Ishida. Now we would like to invite His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India, to give us an opening remark. Next, we would like to invite His Excellency Prime Minister Modi, please. The floor is yours. Your Excellency, प्रधानमंत्री इशिबा जी, भारत और जापान के बिजनेस लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार, कोनिचिवा। मैं आज सुबह ही टोक्यो पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है, और उसमें से आपसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी, और गुजरात से दिल्ली आया तो तब भी आप में से कई लोगों से बहुत ही निकट परिचय मेरा रहा है।
और मुझे खुशी है कि आज सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। मैं प्रधानमंत्री इशिबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस फोरम से जुड़े हैं। उनके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल does not just grow, it multiplies. साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। अब इसमें नए और बड़े रिफॉर्म लाने पर काम चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमारी संसद ने नए और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड को भी मंजूरी दी है। हमारे रिफॉर्म्स केवल टैक्स प्रणाली तक सीमित नहीं है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया है। बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। हमने 45,000
कंप्लायंसेस रेशनलाइज किए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए डीरेगुलेशन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है। और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं, एप्रिशिएट भी किया है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर
क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership. पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट, पावर्ड बाय इकोनॉमिक लॉजिक। वी हैव टर्न shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability, growth and prosperity. इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री इशिबा जी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अरिगातो गोजाइमास। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी首相ありがとうございました。और आप सुन रहे थे टोक्यो से इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम के ये ओपनिंग रिमार्क्स जो पहले प्रधानमंत्री जो जापान के थे उन्होंने कहा। उसके बाद फोरम ओपन किया गया जहां पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा, वर्ल्ड इज नॉट ओनली वॉचिंग अस, इट इज काउंटिंग अपॉन अस। पूरा विश्व में खाली देख नहीं रहा बल्कि भरोसे के साथ देख रहा है। अगर जापान के पास तकनीक का टैलेंट पूल, पावर पैक्ड हाउस है, तो भारत के पास है टैलेंट, और इसी टैलेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम उन अहम क्षेत्रों का जिक्र उन्होंने किया भावना, जिनकी चर्चा हम सुबह से कर रहे थे। बात उन्होंने की सेमीकंडक्टर की, बात उन्होंने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, बात की उन्होंने कि कैसे हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और जो बड़ी बातें हैं एक बार उसका जिक्र पहले कर लेते हैं कि उन संबोधन की ये बड़ी बातें क्या रही। तो भारत की विकास यात्रा में जापान अहम पार्टनर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम के इस मंच से उद्घोष किया। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक ये अहम साझेदारी दोनों देशों को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगी। इसका जिक्र भी इस फोरम से किया गया है।
और टेक्नोलॉजी से लेकर स्टार्टअप तक की भी बात की गई। यहाँ स्टार्टअप से लेकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जिस तरीके से जापान ने बड़ी भूमिका निभाई है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जोर दिया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि $13 बिलियन का निजी निवेश पिछले 2 सालों में ही भारत जापान के बीच देखा गया है और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि जापान भारत में इस समय निवेश करना चाहते हैं और कंपनियां भारत में आना चाहती हैं। बीते 11 वर्षों की बात करें तो भारत में अभूतपूर्व विकास यहां देखने को मिला है और आज भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता इसका बयान है कि नीतियों पर आज सिर्फ देश नहीं दुनिया भरोसा कर रही है भारत पर। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्द ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि 2 एशिया की बड़ी इकोनॉमीज इस समय एक साथ मिलती हुई नजर आ रही हैं, जहां आज भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ाने वाली एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी पर जापान को भी भरोसा है। इसी वजह से जापान की तमाम कंपनियां इस समय भारत में निवेश करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है इस समय भारत। चौथे नंबर पे तो भारत पहुंच ही चुका है, जल्द ही तीसरे नंबर पर भी भारत पहुंच जाएगा और डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग्स इस बार इसका बिल्कुल नसीर जो है वो पेश करते हुए नजर आ रही है। ने अपने 2 दशकों की रेटिंग्स में बदलाव किया और वैश्विक विकास की, जब वैश्विक जीडीपी की हम बात करते हैं, योगदान का नंबर देखिए डबल डिजिट में 18% बताया प्रधानमंत्री ने। और यहाँ पर इस फोरम से उन्होंने ये कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस है, इसीलिए उन्होंने संसद के उस पर्टिकुलर संबोधन में भी अपनी ये बात कही कि कैसे जब हम कर के मोर्चे पर सरलीकरण की बात करते हैं, कर के मोर्चे पर सरलीकरण का मतलब आप यहाँ आइए, बिजनेस लगाइए, आपको हम सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस कहाँ? डिफेंस और स्पेस के क्षेत्रों में, और इसे अब प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी खोला गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ये बहुत बड़ा बयान है। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज 2 दशकों के बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया गया। ये क्रेडिट रेटिंग जब अपग्रेड की जाती है, कैसे ये वैश्विक अलग अलग देशों को एक सकारात्मक संदेश देती है। ऑटो सेक्टर में भागीदारी बहुत सफल रही। गुजरात में जिस तरह से लिथियम बैटरी को लेकर जो प्लांट संयंत्र लगाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा देशों को भारत एक्सपोर्ट करेगा, और साथ मिलकर दोनों देश ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनते रहेंगे। विकास में दोनों एक दूसरे का योगदान देते रहेंगे, क्योंकि दोनों के साझा हित राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए। और भारत में निर्माण कीजिए, निर्माण इसलिए कीजिए क्योंकि वो दुनिया के लिए निर्माण है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया टोक्यो के इस इकोनॉमिक फोरम के मंच से प्रधानमंत्री ने, ताकि आप आइए और यहाँ पर आकर आप निर्माण कीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जापान अगर एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस है तो भारत टैलेंट का पावर हाउस है, वो भी पावर पैक। और ये दोनों के साझा हित और विन विन सिचुएशन को साफ तौर पर बयान बिल्कुल साझा हित और अपार अवसर दोनों ही देश एक दूसरे में यहाँ देखते हुए नजर आए। और ये 12वें इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम में ये साझेदारी साफ तौर पर दिखी, जब जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी कहा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जापान भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा और भारत को मदद देता हुआ, सहायता देता हुआ नजर आ रहा है। और जल्द भारत भी कह रहा है कि भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है। जी, तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो इस मंच से बोली गई। वीरंशु, हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, इन तमाम क्षेत्रों को हमने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हमने की, लेकिन प्रधानमंत्री का ये आह्वान कि हम पर दुनिया विश्वास करती है, ये बहुत बड़ा बयान है। अगर इसको हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें तो काउंटिंग ऑन इंडिया, खास तौर पर इस मंच के माध्यम से आप इसे कैसे सकारात्मक तौर पर देखती हैं अन्य देशों के लिए? आंचल जी, जो आज दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपना उद्बोधन रखा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसका कारण भी जानते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, और इन परिस्थितियों में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत दृढ़ता के साथ 3 महत्वपूर्ण रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बिंदुओं के माध्यम से, या कहूंगी कि थीम्स के माध्यम से, पहले तो ये बताया कि भारत ने कैसे अपने यहाँ रिफॉर्म्स किए हैं, तरह तरह के निवेशक हमारे यहाँ क्यों आए, लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, कैपिटल मार्केट के अच्छे रिटर्न्स हैं, हमारे पास 700 बिलियन USD का फॉरेक्स रिजर्व है, विश्व के सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई हम अर्थव्यवस्था हैं, चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान पर तो हम खड़े ही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा कूटनीतिक संदेश उन्होंने पूरे विश्व को दिया है कि ये वो समय है जो जब ग्लोबल साउथ के देशों को अब नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ना चाहिए, और एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी
वापस आए, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसके कैनवस पर। और इसके लिए उन्होंने बहुत भारत और जापान के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको आगे ले जाने की दृष्टि से तमाम हमने जो जिन पहलुओं को छुआ, मैंने जिन बातों को चर्चा में रखा था, वो हमने तमाम टेक्नोलॉजी को लेकर के, डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर, एआई को लेकर, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तमाम ग्रीन एनर्जी को लेकर के तमाम बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने रखी। और वहीं जापान के प्रधानमंत्री ने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के अभी 30 जापानीज कंपनीज जो हैं वो भारत की विजिट पर थी, इसको लेकर कुछ बड़ा हमारे सामने उद्घोष या अनाउंसमेंट हो सकता है। सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन्स, बायोफ्यूल, स्पेस कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, एआई की दृष्टि से, मोबाइल सेक्टर की दृष्टि से, उन्होंने क्लीन एनर्जी की दृष्टि से उन्होंने भी बातें रखी। ये तमाम वो विषय थे जिस पर लगातार आज आंचल हम सुबह से चर्चा कर रहे थे। एम्बेसडर ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े रखे और इसी पूरी एक थीम पर हमने आज इस चर्चा को होते हुए देखा। तो मुझे लगता है आज दुनिया को स्पष्ट है कि भारत बहुत सुदृढ़ता के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को लेकर, ग्लोबल साउथ के मिशन को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की साथ भावना के साथ काम कर रहा है और निश्चित तौर पर आगे सफलता ही सफलता दिखाई पड़ती है। यहाँ सिंघल साहब, एक और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि इंडियाज कैपिटल डज नॉट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। और ये दिख रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। फिर चाहे कितना भी भू राजनीतिक संकट यहाँ दिखता हुआ नजर आए, वैश्विक परिदृश्य किसी भी तरीके का हो, भारत इस समय स्टेबल नजर आ रहा है और इस पर दुनिया काउंट कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो सभी मानते भी हैं इस बात को और ये डेटा भी इसको दिखा रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जितनी तेजी से हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है, हम अब $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की हम बात हो रही है। तो जो इन्वेस्टर हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करेगा किसी भी जगह पर, वो दो चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी सेफ्टी रहे, एफडी जो भी इन्वेस्ट करें उसको सेफ रहे और रिटर्न उनको रीजनेबल मिले, क्योंकि उनको दूसरे लोगों को, उनको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जवाब देना होता है। और भारत इन दोनों कड़ियों पर, दोनों बातों पर पूरी तरह से सही उतरता है। कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो 75% जितने कंपनी इंडिया में आई हैं जापानीज, वो सब प्रॉफिट में है, दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स। और सबसे बड़ा उदाहरण मारुति सुजुकी है जो कि 40 साल से भारत में है जी। और ये बात तब भी देखी जा सकती है सिंघल साहब कि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए और अभी शिगेरू इशिबा ने भी बोला कि सुजुकी और टोयोटा का किस तरीके से भारत में साझेदारी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सुजुकी की एक गाड़ी ई विटारा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो उसको बात कर रही है कि अब वो जापान अब देख रहा है भारत को मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर एक्सपोर्ट्स, कि भारत में बनेगी चीजें और जापान भारत बल्कि बनाएंगे और दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। सोचिए ना, लिथियम बैटरीज जिनको हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के लिए गेम चेंजर मानते हैं, दोनों देश बनाएंगे, 100 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। और यही बात प्रधानमंत्री ने गुजरात के दौरे पर भी कही थी कि ये अपने आप में युगांतकारी और क्रांतिकारी साबित होगा आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेगमेंट के लिए। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी ने बात की, उन्होंने केवल मैन्युफैक्चरिंग में भी उन्होंने उदाहरण दिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी बताया नए सेक्टर्स के बारे में जहां भारत और जापान कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यूक्लियर एनर्जी की हमने बात की, सेमीकंडक्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पे जब अब जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोग जो है कुछ देश उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल करने के दूसरे देशों की और उनकी पॉलिसीज के लिए, तो भारत और जापान का इन क्षेत्रों में साथ में आना मेरे ख्याल से दुनिया के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है इस वक्त। क्योंकि पहले जो आज से 10 साल पहले तक सब देश ये कोशिश कर रहे थे कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करें और जहां सस्ता माल मिले, सस्ती चीज बने, वहां उनको लाएं, इस्तेमाल करें। लेकिन पिछले 10 साल से जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज आ रही हैं, उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन को बिल्कुल पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया है। तो भारत और जापान की जो कोशिश है, जो बातचीत है, आई थिंक एक बहुत बड़ा उदाहरण होगी, ताकि हम उस रास्ते पे फिर से चल सकें और दुनिया जो कंज्यूमर्स हैं उनको सबसे सस्ते से सस्ता और बढ़िया सामान मुहैया हो सके। आपने बहुत अहम बात की। जब हमने बाली में
इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता रही थी प्रोफेसर अंशु, आप रोशनी डाल पाएंगे उस पर। तब प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बात कही थी कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड है कोविड के बाद से, उसे हमें वापस ट्रैक पर लाना, और यहाँ के संबोधन में उन्होंने कहा कि इसे रिजिलियंट बनाना है। किन सेक्टर्स के लिहाज से इसको रिजिलियंट बनाया जाएगा, जिनकी बात उन्होंने की, और खास तौर पर कर के मोर्चे पर सरलीकरण, यानी कि अगर आप भी बिजनेस लगाते हैं, आप आइए, रेड कार्पेट है। यही बात 2014 में जापान विजिट पर प्रधानमंत्री ने कही थी कि आपके लिए, क्योंकि ये 21वीं सदी है, एशियाई युग है, आइए आपके लिए रेड कार्पेट इंतजार करा, लाल फीताशाही से मुक्ति है भारत को। आंचल, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, और पहले आपके प्रश्न के पहले भाग पर जाती हूँ। मेरे ख्याल चर्चा में उस समय आप मेरे साथ थी और हमने इस पर चर्चा की थी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि बुद्ध की धरती पर आपका स्वागत है, और G20 की हमने प्रेसिडेंसी ली और उसको बहुत अच्छी तरह से हमने निभाकर दिखाया। वही कहा था कि ये बुद्ध का समय है, युद्ध का नहीं, और वहीं से इस तरह के वैश्विक गुरु बनने की इस मध्यस्थता की शुरुआत की गई थी, और यहीं से हमने शुरुआत की। ये तमाम जो माइटी प्लेटफॉर्म्स हैं और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके डेमोक्रेटाइजेशन की, क्योंकि अपनी प्रेसिडेंसी में हमने G20 में अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में जुड़वाया विदाउट एनी डिसेंट। न्यू दिल्ली से ये डिक्लेरेशन हुआ, और इसके बाद आप देखिए कि G20 का एक जो फ्लेवर था, एक जो नेचर था, उसे जिस तरह से पश्चिम के शक्तिशाली देशों का संगठन माना जाता था, वो बदल गया। बिल्कुल तो ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमने लाया। अब आपके प्रश्न के दूसरे भाग पर आती हूँ, तो तब हमने कोविड से उभरे थे तमाम देश। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे युद्ध का एक थिएटर खुल चुका था। अब युद्ध के दो ओपन थिएटर्स हैं हमारे सामने। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ हम देखें पश्चिम एशिया में संघर्ष लगातार जारी है, और कोविड-19 से हम उबर भी नहीं पाए थे। सप्लाई चेन्स बहुत डिसरप्टेड थी, और ये तमाम हमारे सामने वॉर्स के थिएटर्स खुल गए। तो इस बात को भारत लगातार अलग अलग मंचों से कहता रहा, इसलिए क्वाड के मंच से, G20 के मंच से, यूनाइटेड नेशंस में, आसियान के मंच से, तमाम जितने ये हमारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके माध्यम से सप्लाई चेन्स को रेजिलियंट बनाने का डिफेंस के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में विशेष तौर पर हमारा इसको लेकर के प्रयास रहा है। और जो फूड सिक्योरिटी है और एनर्जी सिक्योरिटी है, उससे जो जुड़े हुए उत्पाद हैं, उनको जब हम उनको सप्लाई करने की बात करते हैं, तो वहां पर भी सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। आपके सवाल के दूसरे भाग पर मैं आती हूं। निश्चित तौर पर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण ये घोषणा की, बताया, पूरे विश्व को जानकारी दी, इन्वेस्टर्स को जानकारी दी कि हमारे देश में अब वो लाल फीताशाही का युग नहीं है। चीजें डिजिटलाइज्ड हैं, चीजें बहुत सरल हैं, प्रोसेसेस सरल हैं। हमारी जो कर की प्रणाली है उसको बहुत सिंगल विंडो सरल कर दिया गया है और डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल, यूपीआई इसका कहीं ना कहीं प्रमाण है। जिस तरीके से सिंगल ट्रांसफर पेमेंट की जा रही है, दुनिया उसको देख रही है और दुनिया उसको अपनाने के लिए भारत का उदाहरण लेते हुए वहां से सीख हासिल कर रही है। तो ऐसे में दुनिया को यही टोक्यो से बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से कहीं ना कहीं गया है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए अंशु जी और सिंगल साहब। छोटे से ब्रेक के बाद भी इस महत्वपूर्ण टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत इस खास पेशकश में। और प्रधानमंत्री ने स्ट्रेटेजिक तौर पर दोनों देश कैसे आगे जाएंगे जब अभी संबोधन दिया, क्या बड़ी बात कही, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिया and Japan's partnership is strategic and smart, powered by economic logic. We have turned shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई क्षेत्रों को लेकर बड़ी बात करी। अगर टेक और टैलेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कैसे जापान एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है और इंडिया एक कैसे टैलेंट पावर हाउस है। अंशु जी, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री इन दो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जापान में अगर कोई स्ट्रेंथ है वो है टेक्नोलॉजी और हमारे पास स्ट्रेंथ है टैलेंट की, तो अगर ये दो संगम मिलते हैं तो कितने पावरफुल देश यहाँ से निकलते हुए नजर आते हैं, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए एशिया की ये बिगेस्ट इकोनॉमीज की। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जापान को एक टेक पावर हाउस बताया और भारत को एक टैलेंट पावर हाउस बताया। उसके पीछे तथ्यात्मक कारण है। यदि हम भारत को देखें तो विश्व की यंगेस्ट पॉपुलेशन की धरती है, ये यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। वहीं अगर हम डेमोग्राफिकली जापान को देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भी और किस प्रकार की जनसंख्या है उस दृष्टि से भी, तो भारत के पास एक बहुत बड़ा एज है। और जब हम तकनीक की दृष्टि से देखते हैं, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि कैसे जापान के पास एक बहुत बड़ा एज है। तो जब टेक पावर हाउस और टैलेंट पावर हाउस मिलेंगे तो उसका संगम पूरे एशियन पावर हाउस की दृष्टि से, बनाने की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण होगा ये हम समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि ये वो समय है जब हमें एशियन सेंचुरी को वापस लेकर के आना है स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। और यहाँ पर हम देखें कि जापान हमें लगातार सहयोग कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने आज अपने उद्बोधन में कहा कि जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो वहां लगातार जापान का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने इस संगम पर जो अहम बात कही उसका श्रवण पहले करते हैं, फिर आगे चर्चा को लेकर जाएंगे। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तो डबल टी है, यानी T+T, 1 और 1 11। और इस संगम से जब हम आने वाले दिनों में तकनीक और साथ ही साथ टैलेंट के लिहाज से कुछ नवोन्मेष और रिसर्च में बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे। सिंघल साहब, अगर हम इसे ऐसे भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर तमाम कूटनीतिक बातें हमने करी, हमने तमाम उन अलग अलग क्षेत्रों की बात की, लेकिन सॉफ्ट डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, हालांकि प्रधानमंत्री ज़रूर संबोधन देंगे यहाँ पर, जो अपनी ऊर्जा का संचार वहाँ जो भारतीय समुदाय है उसको भी, अगर हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करें, आप उसे किस तरह से देखते हैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लिहाज से, और इसमें फूड डिप्लोमेसी का कितना बड़ा रोल रहेगा? क्योंकि आप खुद एक डिप्लोमेट रह चुके हैं कि भारत का डोसा और जापान का सुशी अब मेल बहुत 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 करीब है। बिल्कुल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि भारत पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एक तो भारत और जापान के जो संबंध हैं, जो बेस है, जो कल्चरली आप देखें, अगर हम पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो बुद्धिज्म भारत से गया वहाँ पे, और जो आध्यात्मिक संबंध उनके साथ में बराबर हमारे भारत के बहुत प्राचीन काल से रहे हैं। तो भारत के आजकल जो करीब जो है 56,000 लोग करीब वहाँ भारतीय वहाँ जापान में रहते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें उनकी इकोनॉमी में बहुत, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है टैलेंट जो कटिंग एज एरिया है उसमें वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। और जो जापान की भाषा के पीछे बात कर रहे थे हम लोग, करीब जो है 600 से ऊपर हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं भारत और जापान के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में। करीब जो है जापान की 140 यूनिवर्सिटी हैं और भारत की 268 यूनिवर्सिटी हैं जो कि इस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। उसमें रिसर्च भी होता है, उसमें जो है स्टूडेंट एक्सचेंज भी होता है और जो है टीचर्स का भी एक्सचेंज होता है। और जापानीज़ भाषा को सिखाने का जो जापान गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो भी उसमें एक शामिल होता है। दूसरी बात, आपने जो डोसा और सुशी की बात की,
वो बिल्कुल एकदम जो है सही बात सिंघल साहब वो कहते हैं ना कि आप किसी के दिल तक जाना चाहते हैं उसका रास्ता पेट से होकर निकलता है। बिल्कुल। आप दो देशों को पास लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये फूड डिप्लोमेसी, और क्योंकि हम जो तमाम श्री अन्न की बात की जाए जिसे मोटा अनाज कहते हैं, मिलेट्स को लगातार प्रमोट कर रहे हैं, भारतीय व्यंजन लगातार हर जगह पर अपनी जगह बनाते हैं। और प्रधानमंत्री ने ये बात गुजरात में भी कही, जैसे गुजराती अपना फाफड़ा खाखरा ढूंढता है, ऐसे जापानी भी। और आजकल ये भी देखा था जब शिंजो अबे भारत की यात्रा पर आए थे और दोनों क्या कहते हैं प्रधानमंत्रियों की जब मुलाकात हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो अबे को गोलगप्पे चखाए थे, और वो गोलगप्पे शिंजो अबे को इतने अच्छे लगे कि जापान में उसकी मांग बढ़ गई थी। सिंघल साहब बिल्कुल आप सही करिए। आपको एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट बताता हूँ कि जापान में करी बहुत पॉपुलर है। हाँ, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि जापान में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बच्चों को जो है उनको गुफाओं में रखा जा रहा था बचाने के लिए, तो वहाँ उनको खाने का जो था, जो उनका जो मीट वगैरह होता था वो पुराना हो जाता था कि उस समय रेफ्रिजरेशन की जो है सुविधाएं नहीं थी, तो उसके फ्लेवर के लिए उन्होंने करी का इस्तेमाल करना शुरू किया जी। और वो आज जो है वहाँ का नेशनल डिश बन गई है, वहाँ की जो है करी जो है इंडिया की। तो एक उदाहरण है कि किस तरह से भारत और जापान के ये जो व्यंजन वाला संबंध है वो बहुत पुराना है और ये बहुत चलता है। और एक और मैं बताऊं कि भारतीय जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, वो वहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में से आते हैं, क्योंकि वहाँ जो है सबसे महंगा खाना उनमें मिलता है। उसके बावजूद वहाँ जो है लोगों को जाने के लिए जो है बुकिंग रिजर्वेशन आराम से नहीं मिलता है। तो एक एग्जाम्पल है कि कितना भारतीय व्यंजन वहाँ पे पॉपुलर है। ऐसे ही इंडिया में आजकल जापानीज खाने का बहुत ट्रेंड बढ़ गया है, क्योंकि वो बड़ा हेल्दी है जी। तो ये जो है दोनों का जो संबंध है ये बहुत पुराने हैं और बराबर बढ़ते जा रहे हैं मेरे विचार से। तो और आगे भी मेरे ख्याल से हमें देखने को इसको मिलेगा। और बिल्कुल अंशु जी, यहाँ एक और बात रह गई है और वो है बुलेट ट्रेन से जुड़ी हुई, क्योंकि जब भी बुलेट ट्रेन की बात आती है भारत में तो जापान का नाम ज़रूर आता है। और ऐसे में हम भूल नहीं सकते कि जिस तरीके से जो हमारे हाईवेज़ हैं उस पर जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, उसमें E5 टेक्नोलॉजी यानी कि शिंकानसन E5 टेक्नोलॉजी जो जापान भारत को दे रहा है, लेकिन आगे की रणनीति है E10 टेक्नोलॉजी को, जो 2030 का लक्ष्य रखा गया है कि इसको लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में जापान भारत की किस तरीके से मदद करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारत का जो ये पूरा एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं विकसित भारत के विजन और मिशन से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और इसको लेकर के जैसे कि मैंने आपसे चर्चा में बताया भी कि जापान की तरफ से 18,000 करोड़ INR का जो अनुदान है या जो ODA लोन है वो भारत को प्रदान किया जा रहा है। और इसको लेकर के बार बार हम देखते हैं कि जब किशिदा ने भारत की यात्राएं की थी तब भी इसको लेकर के बड़ी बातचीत हुई। और इसमें जापान जिस तरह से हमारे बुलेट ट्रेन के कोचेस का भी निर्माण करके दे रहा है, जिसका कि अभी भ्रमण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भ्रमण हमारे माननीय प्रधानमंत्री करने भी वाले हैं, तो ये अपने आप में एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये भारत की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने कहा, विकसित भारत का रिफ्लेक्शन है। इसमें जापान ने जिस तरह से तकनीक और इन्वेस्टमेंट, ये दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं आजकल जब हमें आगे बढ़ना होता है, हमें फंडिंग चाहिए होती है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा अब हम रुकने वाले नहीं है, ये खाली अहमदाबाद तक सीमित नहीं रहेगा। और शायद जब हम सेंडाई में प्रधानमंत्री को देखेंगे तो जब भी वो कहीं जाते हैं, और ये एक कहावत भी है जापानी कि आप अनुभवों से सीखते हैं। तो आप जापानी अनुभव को कैसे भारतीय टैलेंट और तकनीक के साथ जोड़ते हैं? और ये प्रधानमंत्री का बहुत दूरदर्शी विजन और बहुत ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रहता है जब भी वो किसी देश की यात्रा पर रहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो वो न सिर्फ जापान को संदेश दे रहे हैं, वो दूसरे देशों को भी ये संदेश दे रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म से। और मैं एक कुछ रोचक बिंदु जो हैं, हम चूंकि भारत की सॉफ्ट पावर से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं उसमें कुछ ये बिंदु जोड़ना चाह रही थी, जिससे हमने आज चर्चा की शुरुआत भी की थी कि सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं दोनों देशों के बीच में। और ये देखना बड़ा सुखद है कि भाषा, भोजन और इन सब के परे देखिए टूरिज्म का जो सेक्टर है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। 2023 में भारत और जापान का टूरिज्म ईयर घोषित किया गया था भारत में, और इसमें जो हमारे हिमालय और माउंट फूजी है
इनको इसको थीमेटिक एक रूप दे करके, तो यहाँ पर किस तरह से जो जापान की संस्कृति है और भारत की जो संस्कृति है उसका हम एमालगमेशन देख सकते हैं। आंचल, न सिर्फ भोजन बल्कि हम वेशभूषा, भाषा, मनोरंजन, इन तमाम दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये जो सॉफ्ट पावर का जो एलिमेंट है दोनों ही देशों के लिए आपस में पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को और मजबूत बना रहा है। और इसीलिए जब भी हम सॉफ्ट पावर की बात करते, G20 के तमाम हमने जब यात्राएं की थी, जब स्पेशल ट्रैक्स हुए थे, तो उसमें सॉफ्ट पावर के लिए एक अलग जगह दी गई और इससे जो बातें निकलकर सामने आती हैं बहुत सॉफ्टली, और सम डिनर और लंच टेबल्स, उनसे बहुत बड़े बड़े MOUs साइन होते हैं। वक्त जो ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर भी इस चर्चा को रखेंगे जारी। आप जुड़ रहिए DD न्यूज़ में इस खास पेशकश के साथ। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास चर्चा भारत जापान संबंधों में, जहां दो देश एक दृष्टि यानी कि 2 नेशंस एंड 1 विजन के साथ यहां दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां दिख रहा है कि कैसे ये साझेदारी समृद्धि की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 12वें भारत जापान आर्थिक फोरम में ये देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, कई सेक्टर्स का जिक्र किया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेके टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन तक, टैलेंट तक और एनर्जी के बारे में भी यहाँ बात हुई। हमारे साथ सिंगल साहब जुड़े हुए हैं। सिंगल जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर बिग टेक अवेज की बात करें जो इस इंडिया जापान फोरम से निकलती हुई नजर आ रही है, जो दुनिया की तरफ बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है, वो कौन से 5 बिग टेक अवेज होंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो सप्लाई जो है, उस रेजिलियंस है, उस पर बहुत जोर दिया दोनों तरफ से। हमारे जापान के प्रधानमंत्री जी ने भी और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन है उसकी उन्होंने बात की, क्योंकि एक बहुत बड़ी आवश्यकता है उसकी। दूसरा, उन्होंने बात की क्लीन एनर्जी के बारे में कि क्लीन एनर्जी भारत की आवश्यकता है और भारत प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा इस पर इच्छुक हैं और इस पर बहुत ध्यान रखते हैं। तो क्लीन एनर्जी में जो कोलैबोरेशन की बात हो रही है, हाइड्रोजन हो या न्यूक्लियर हो या हाइड्रो हो, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तीसरा इसमें आया कि भारत और जापान इच्छुक हैं कि इंडिया, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड, जो एक वो सब निकल के आया। तीसरा उसमें ये आया कि प्रधानमंत्री जी ने इनवाइट किया इन्वेस्टमेंट्स को जापान से और उनको बताया कि हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं और क्या क्या हम आगे कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि 45,000 कंप्लायंसेस को उन्होंने ट्वीट किया है ताकि जो है उनको आसान हो, टैक्स रिफॉर्म किए हैं। तो इसका एक वो आया उसमें निकल करके। तीसरा, चौथी बात जो बहुत बड़ी बात आई कि ग्लोबल साउथ के बारे में उन्होंने बात की कि ग्लोबल साउथ में भारत और जापान किस तरीके से कोलैबोरेट करेंगे। उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया अफ्रीका का, कि अफ्रीका में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत और जापान साथ में करेंगे। और एक बांग्लादेश एक और उदाहरण है उसका, जो बांग्लादेश में भी उन्होंने जॉइंटली हमने प्रोजेक्ट किए हैं। और लास्ट में जो मैं कहना चाहूँगा, ऑफ कोर्स मैं कंटिन्यू कर सकते हैं हम इसके बारे में बहुत, क्योंकि इतनी सारी बातचीत हुई हैं, कि उन्होंने कहा कि जो है ये एशिया की सेंचुरी है, भारत और जापान मिलकर के उसको वापस लाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें संदेश है कि भारत और जापान मिलकर के प्रोग्राम बनाएंगे, डेवलप करेंगे और इंश्योर करेंगे कि एशिया सेंचुरी जिसकी बात हो रही है वो एक सत्यता में तब्दील हो। आपने बहुत अहम बात की अंशु, जिस एशियाई सेंचुरी की बात प्रधानमंत्री ने यहाँ रखी। अगर हम देखें कि शिंजो आबे की जो अहमदाबाद की यात्रा हुई थी, जहाँ वो साबरमती आश्रम गए थे, जहाँ उन्होंने बापू के समक्ष माल्यार्पण किया, क्या ये उस दौर की वापसी है जहाँ से उस अहिंसा, परमो धर्म और उस शांति की अगुवाई के दूत में भारत को देखा गया है? और वैश्विक गुरु के तौर पर आज का सबसे बड़ा, अगर हम कहें, जो ज़रूरत है कि भारत को प्रॉब्लम सॉल्वर और फैसिलिटेटर के तौर पर कई देश देखते हैं, उस लिहाज से बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री का इस मंच से।
बिल्कुल, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जापान की धरती से दिया है। ये एक संदेश है, पूरे विश्व के लिए है। और आंचल, आपने इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जोड़ दिया है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से हम यदि देखें तो फिर हम जब महात्मा गांधी के सिद्धांतों को याद करते हैं या हम भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए अपने दार्शनिक सिद्धांतों को याद करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को याद करते हैं, हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं जिसका नारा लेकर हमने G20 की प्रेसिडेंसी ली, तो हम अपने आप को ग्लोबल साउथ का प्रणेता नहीं कहते, हम अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं कहते। बस यही भारत की खूबी है। पूरा विश्व भारत को आज प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखता है, पूरा विश्व भारत को आज अहिंसा के उस फ्लैग बियरर के रूप में, हार्बिंजर के रूप में देखता है, जो कि पूरे विश्व को कंपटीशन का नहीं, कोलैबोरेशन का मैसेज दे रहा है। अभी यूक्रेनियन जो राष्ट्रपति थे, अपनी जो स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि शांति और स्थायित्व के लिए वो कहाँ देखते हैं, वो भारत की तरफ देखते हैं। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट तो हमें ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा कि यदि उन्हें बात करनी होगी तो वो भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और अलास्का की बहुचर्चित मीटिंग के बाद रशिया के प्रेसिडेंट ने किसको कॉल किया? उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कॉल किया। और जब हम इन तमाम अपने पूर्वी एशिया के या साउथ ईस्ट एशिया के देशों की ओर देखते हैं तो उनका भी जिस तरह से भरोसा है। देखिए, बीते दिनों फिजी के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की यात्रा की है, कितने सुंदर परिणाम उस यात्रा के आए हैं। तो एक जो हम सहयोग की भावना के साथ काम करते हैं आंचल, जिसमें सबका विकास हो, सिम्बायोटिक रिलेशन हम डेवलप करने की बात करते हैं। और यही एशियन सेंचुरी की खूबी थी, जिसमें हम किसी का नुकसान ना हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ हम आगे बढ़ सकें। ये बात आज भारत फिर से कर रहा है। इसका संदेश यानी आप अगर आपको किसी से आगे बढ़ना है तो एक और लकीर खींचिए, उस लकीर को मिटाइए मत। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जब भी मल्टीलैटरल फोरम्स पर इस तरह के संबोधन देते हैं तो उनका मकसद यही होता है। जी, इसके साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 12वें भारत जापान इकोनॉमिक फोरम से बात कही। कहा कि भारत तेजी से वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच संयुक्त क्रेडिट तंत्र पर समझौता हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसका लाभ उठाकर स्वच्छ और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। सिंघल जी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर जो समझौता हुआ है, भारत को इससे क्या लाभ होगा? क्योंकि जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हिस्सा है। ऐसे में ग्रीन फ्यूचर को लेकर दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जो आपने जो इसके बारे में जॉइंट मैकेनिज्म की बात की, क्रेडिट मैकेनिज्म की, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पूंजी की जो समस्या है, पूंजी की, क्योंकि कई इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें बहुत इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसमें जब ये समझौता हुआ है तो जो इन्वेस्टमेंट की जो समस्या है वो उससे बहुत बड़ा इसका हल निकलेगा। क्योंकि अभी तक डेवलपिंग कंट्री डिमांड करते रहे हैं डेवलप्ड कंट्री से कि भाई हम आप हमें आर्थिक सहायता दीजिए, और जापान एक डेवलप्ड कंट्री है तो उसमें जो आर्थिक जो रिक्वायरमेंट है जो वो उसकी जो है बहुत बड़ी पूर्ति होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा। दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट के बारे में बात की, 500 गीगावाट के 230 में, भारत एक देश है जिसने अपने जो हमारे कमिटमेंट थे, जो 17 SDGs हैं UN के, भारत सबसे देश ओनली देश है जिसने अपने जो ये इसका क्लीन एनर्जी का जो रखा था, उन्होंने लक्ष्य रखा था, वो बहुत समय से पूरा कर लिया
और हमने बल्कि उसको बढ़ाया। अब जो 500 गीगावाट की बात हो रही है, हमने अपनी जो हमने कमिटमेंट से उससे ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो ये दर्शाता है कि भारत कितना कमिटेड है, भारत प्रधानमंत्री कितने कमिटेड हैं कि क्लीन एनर्जी जो है लोगों को मिले, क्योंकि एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज का जो हम असर देख रहे हैं आजकल, उसको कम करने में आई थिंक जो क्लीन एनर्जी है उसका बहुत बड़ा रोल होगा। और हमने हाइड्रोजन की भी बात की, और अभी जैसे हम बात कर रहे थे अहमदाबाद में कि वो बैटरी जो उसकी बनाने की बात हो रही है और एक्सपोर्ट की बात हो रही है, वो उसकी तरफ जो है एक बहुत बड़ा कदम होगा। और न्यूक्लियर जो एनर्जी है जिसके बारे में बातचीत हुई है, और न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि जापान के पास में जो टेक्नोलॉजी है वो और देशों के पास में नहीं है, और जापान तैयार हो गया है, जिसका हमारे जो एग्रीमेंट हुआ था भारत का उनका 2016 में, अब उसका जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होता है जिसको बोलते हैं, वो पूरा हो चुका है। तो अब उसका जो वो टेक्नोलॉजी वो देंगे भारत को, और भारत में रिप्रोसेसिंग जो उसका प्लूटोनियम है उसकी रिप्रोसेसिंग का प्लांट का बातचीत चल रही है उसके बारे में, और एक पूरा नया प्लांट वो लगाया जाएगा कि जो भारत में क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी खासकर उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारा, जो हमारा प्रोग्राम है बहुत बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा। लेकिन एक चीज जो भारत के पास है अंशु जी, वो है 70 mm का पर्दा, यानी कि क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट फील्ड। अभी तो ये अंडरवे है, तमाम जो और बिजनेस कॉल मीटिंग्स हैं, और भारतीय फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है जापान में। अगर हम पुरानी रजनीकांत की फिल्म से शुरुआत करें, चाहे रोबोट की बात हो, 3 इडियट्स, आपको क्या लगता है कि क्रिएटिविटी, रचनात्मक तौर पर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिहाज से क्या कुछ निकल कर आ सकता है? क्योंकि अभी ये ओपनिंग रिमार्क्स थे और उसके बाद अभी ऑन कॉल बिजनेस मीटिंग्स भी रहेंगी। जी, मुझे लगता है कि जब डेलीगेशंस आपस में या ऑफिशियल्स आपस में बात करेंगे तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर की चर्चा की, जिसको अभी तक हम, ठीक है, हमने सॉफ्ट पावर एलिमेंट्स की बात की, पर हम विशिष्टता के साथ में मनोरंजन के क्षेत्र को नहीं लेकर के आए। तो इसमें मैं और कुछ विधाएं जोड़ दूं। हम भारत के संगीत को, और भारत के विशेषकर शास्त्रीय संगीत को, और भारत एनिमेशन का अग्रणी देश जापान माना जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल घर घर तक तरह के अलग अलग डोरेमोन जो हैं, और ये तमाम तरह के जो कार्टून्स हैं वो भारत के हर घर तक पहुंचे हुए हैं। और इससे जुड़ी हुई जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसकी और हम देखें। और रामायण का भी बहुत सुंदर एनिमेशन हमने देखा कि किस तरह से जापान के कलाकारों के द्वारा किया गया। यदि मैं भारत की ओर आऊं तो हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, हमारी जो नाट्य विधाएं हैं, हमारी जो नृत्य की विधाएं हैं, अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि किस तरह से वहां भारत की पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य की शैली में और जापानीज महिलाओं ने स्वागत किया यहाँ पर भरतनाट्यम सीखने के लिए। जी बिल्कुल, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमारे फिल्म और सीरियल्स के अलावा जो हमारे ये भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए तत्व हैं, हमारा पुराना संगीत है, शास्त्रीय संगीत, या हमारे जो शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं, इनमें जो जापान के स्टूडेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और ये इसको एम्पावर करने के लिए अलग अलग जो हमारे आजकल, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल, यदि आप रिसर्च देखें, या हमारा इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च है, ये तमाम जो अलग अलग हमारे मंच हैं, काउंसिल्स हैं, इसके माध्यम से छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं, एक्सचेंजेस भी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलवाए जाते हैं। IGNCA है हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जो तमाम विधाओं से जुड़ा हुआ हमारा एक अपना इंस्टीट्यूट है। तो ये इंस्टीट्यूशनल कनेक्ट भी जापान के साथ बहुत अच्छे से है, जिसमें अभी एम्बेसडर ने बताया था कि किस तरह से 200 से अधिक हमारे विश्वविद्यालय और जापान के विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशंस आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, सिंघल जी, अब आज इकोनॉमिक फोरम की तो बात हो गई, लेकिन आने वाला दिन और भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग्स होने वाली हैं, क्योंकि हमें इस अब स्पेशल ब्रॉडकास्ट को कहीं ना कहीं खत्म करना है, विराम लगाना है। ऐसे में आने वाले दिन में क्या क्या साझेदारियां और बढ़ती हुई देख सकते हैं, क्या क्या अवसर देख सकते हैं जो दोनों देश पास आते हुए और अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करते हुए नजर आएंगे? कि इसमें एक तो जो बातचीत, बायलैटरल बातचीत होगी, मैं कहूँ कि ये प्रधानमंत्री जी की 7 साल में पहली बायलैटरल विजिट है। अभी तक जितनी भी जापान में उनकी विजिट हुई थी पिछले 7 साल में, 7 साल पहले जो हुई हैं, वो सारी जो है मल्टीलैटरल फोरम में हुई थी। तो ये महत्वता दिखाता है कि प्रधानमंत्री और भारत जापान के रिलेशन को कितना महत्वपूर्ण मानता है। और आपने अभी इकोनॉमिक फोरम ऑफ कोर्स मीटिंग हुई है अभी, जैसा आपने कहा, और उसमें उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक क्षेत्रों में हम क्या क्या काम कर सकते हैं साथ में। लेकिन अब जो बातचीत होगी, मेरे ख्याल से अब जो बात होगी वो एक तो क्वाड के बारे में बात होगी कि क्वाड का, क्योंकि
दो वजह होगी, क्योंकि एक तो एससीओ की मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री जी, इसके बाद बिल्कुल जापान से चीन जाएंगे एससीओ के लिए। तो और उसमें हम आपस में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब इस तरह की मीटिंग होती है, नॉर्मल हमारा यह है कि भारत और जापान आपस में अपनी पोजीशंस को बातचीत करके देखते हैं कि भाई उनकी क्या उद्देश्य है, हमारे क्या उद्देश्य हैं और कहाँ हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। दूसरा डिफेंस का एक सेक्टर है जिसके विषय में मुझे लग रहा है कि काफ़ी उनकी कोलैबोरेशन होगा, बातचीत हो रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे मैंने कहा, प्लस जो उपकरण हैं, जहाज हैं, पानी के जहाज वगैरह हैं, उनके बारे में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है, उसके विषय में मेरे ख्याल से बातचीत होगी। दूसरे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, सेमीकंडक्टर, उसके विषय में होगा कि रिसर्च और सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये होगी आपस में हम किस तरह से कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें भारत और जापान को लंबे दौर में काम करना है तो उसमें हमें अपनी जॉइंट कोलैबोरेशन को किस तरह से चलाना है। बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। समय कम है, लेकिन जितनी भी जापान और भारत पर चर्चा करें उसके लिए लगता है कि वक्त कम रहता है। और रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। हालांकि आगे भी ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट 2 बजे के बाद जारी रहेगा, जहां वो कहते हैं कि लो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं खिड़की से, मैत्री में तुम भी अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उस हाथ को आगे बढ़ा दिया है और हाथों हाथ उसे जापान ने भी स्वीकार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि रिश्तों की ये नई गाथा दोनों देशों के प्रगति के सूचक के तौर पर एक सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस वैल्यूएबल चर्चा में भाग लेने के लिए और अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो उगते हुए सूर्य का देश है जापान, और इसी उगते हुए सूर्य के इस ऊर्जा के साथ भारत अपनी इस विकास यात्रा को आत्मनिर्भरता के साथ कैसे आगे लेकर जाएगा, ये आने वाले सालों में हम देखेंगे। भावना, बिल्कुल सही कहा आंचल। तो यहाँ इस भारत जापान संबंधों के दो नेशंस एक दृष्टि के इस वक्त के स्पेशल ब्रॉडकास्ट को देते हैं विराम। आगे भी डीडी न्यूज़ पल पल आपको अपडेट देता रहेगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।